हाँ सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपने बारे में सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए अपना। अच्छा, पार्डन प्लीज सर। अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। सर सर मेरा नाम सुनील है। मैं राजस्थान के बीकानेर में निवास करता हूँ। और मेरे घर में 5 मेंबर हैं, जिनमें से मैं सबसे छोटा हूँ। और मैंने मेरी अकादमिक पूरी बीकानेर से ही पूर्ण की है। मेरी 10th में सर 67% है, 12th में अच्छा चलिए 65%। ठीक है। 5%। अगला सवाल ये है कि आप आरएएस में क्यों आना चाहते हैं? सर आरएस में आने का सबसे बड़ा जो मेरे लिए कारण है क्योंकि मैंने प्रारंभ से ही सर सर्विस के बारे में अच्छे से समझ रखा है। और फिर मैंने अभी अपने चारों तरफ से ऐसा वातावरण देखा जहाँ पे मैंने सर हार्ड वर्क और मतलब कि समाज में लोगों के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करना। आपको आरएएस में आने के लिए, आरएएस बनने के लिए कहीं से प्रेरणा मिली है आपको? प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से मिली है। और साथ में मैंने जब से मैंने सर अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ना और जब से मैं टीवी देख रहा हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, तब से मैंने जाना कि वास्तव में जो काम मैं करना चाहता हूँ वो एक ही सर्विस में जाके मैं अपने आप को पूरा साबित कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप ये बताइए कि ये आपका आरएएस में कौन सा प्रयास है? सर ये मेरा आरएएस में दूसरा प्रयास है। अच्छा, तो ये आपका पहला इंटरव्यू है? यस सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछते हैं। आप एक सवाल ध्यान से सुनिएगा। एक सिचुएशनल क्वेश्चन है कि एक लकड़ी के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उनसे आपको एक इमारत बनानी है मतलब। और इसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया गया है। और चूंकि ये काम बहुत जल्दी करना है आपको, इसके लिए आपको एक हेल्पर भी दिया गया है। इसके लिए आपको एक हेल्पर भी दिया गया है साथ में। अच्छा। तो आप जैसे ही वो बना रहे हैं, लगभग 90% आपका बन गई इमारत। और 1 मिनट और 46 सेकंड हो चुके हैं। और अचानक आपका जो हेल्पर है उसके हाथ से लग के और वो इमारत गिर जाती है पूरी। तो आप क्या करेंगे? मेरे पास समय तो बहुत कम है और आप डायरेक्ट जवाब दीजिए कि आप ये करेंगे, सीधा बताइए आप, टू द पॉइंट। सर मैं सर वापस समझा के एक बार पूर्ण वापस स्टार्ट करना चाहूँगा। आप दोबारा से शुरू करेंगे? चलिए, आपके ग्रेजुएशन में किससे किया है आपने? इंजीनियरिंग किया है आपने? हाँ सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। चलिए, तो आपके जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है? हाँ सर है। चलिए मैं आपको एक पॉलिटी से एक सवाल पूछता हूँ। ये बताइए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट देते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीते भी हमारे मतलब इलेक्टेड मेंबर देते हैं, जो भी हमारे MP MLA सब वोट देते हैं। हाँ सर, नॉमिनेटेड पर्सन नहीं देते। अच्छा, नॉमिनेटेड नहीं देते हैं। हाँ सर। बाकी MLA वोट देते हैं सब? हाँ सर। अच्छा, चलिए। अच्छा ये बताइए, राज्यसभा का जो चेयरमैन है और उपराष्ट्रपति है, उन दोनों में से वरीयता क्रम में ऊपर कौन आता है? राज्यसभा का चेयरमैन और उपराष्ट्रपति में से कौन वरीयता क्रम में ऊपर आता है? सर दोनों सर सेम ही पोस्ट होती है, क्योंकि उसको जब राज्यसभा का दायित्व पूरा कर रहे होते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा सुनील जी, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी ऐसी 3 कमजोरियां हैं जो आपको आरएएस बनने के बाद में आपके लिए परेशानी बन सकती हैं? सर एक मेरा ये है कि मैं किसी भी विषय पे जब बहुत ज्यादा गहनता में चला जाता हूँ, जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि उस चीज में ज्यादा गहनता में जाने की जरूरत नहीं रहती है। दूसरा सर मैं थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जहाँ पे मैं थोड़ा सा संवेदनशील, अपने आप को आप संवेदनशील हैं। और तीसरी बात बताइए।
तो तीसरा ये है कि सर मैं मतलब कि हमेशा लोगों को सपोर्टिंग नहीं कर रहा है, बट कभी कभी मैं क्या है कि कुछ गलतियां होने के बाद भी उनको सपोर्ट कर देता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, ये तो आप अपनी कमजोरियां बता रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि आप संवेदनशील है। एक प्रशासक को तो संवेदनशील होना भी चाहिए। दूसरा आप बता रहे हैं कि आप दूसरों की मदद करते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, ये कमजोरी थोड़ी हुई। नहीं सर, वो कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है जहाँ पे मतलब एक मेरे हिसाब से एक अधिकारी को स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ये चीज मेरे को नुकसानदायक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, हाल ही में जो सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने आत्महत्या की है, आपकी नजर में मतलब क्या कारण रहा इसका, और आपको क्या लगता है कि क्या ये आत्महत्या रुक सकती थी या इसको टाला जा सकता था? धैर्य से आप इसको सोच करके आंसर दीजिए। हाँ सर, जो जितना मैं सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बारे में जानता हूँ, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, और वो एक बहुत ही होनहार छात्र भी रहे हैं और वो एक बहुत ही होनहार अभिनेता भी रहे। लेकिन वर्तमान के समय में सर ये जो एक चकाचौंध वाली जिंदगी है, जिसमें मतलब एक मुंबई नगरी में जो मायावी नगरी में जो चारों तरफ जो फेम का एक माहौल बना हुआ है, जहाँ पे अभिनेता अपना सब कुछ झोंक देते हैं, और वो अपना 100% देने के बावजूद भी मतलब जो उपेक्षा करते हैं वो उपेक्षा वहाँ से वापस उनको रेस करने नहीं मिलती है। वो कभी कभी मतलब बोलते हैं ना कि उनको नहीं, लेकिन न्यूज में ये भी चल रहा था कि कुछ जो फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं उन्होंने मतलब उनको प्रताड़ित किया मानसिक रूप से। आप इस बात से सहमत हैं? सर मैं पूर्णतः तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं कहीं पे सहमत हूँ। जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है कि क्या आप किस तथ्य के आधार पे आप कह रहे हैं कि आप सहमत हैं? सर मैंने कुछ उनके देखे हैं, जो कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी न्यू कमर बॉलीवुड में आते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है बड़े बड़े जीके बैनर है, जैसे यशराज बैनर, धर्मा प्रोडक्शन और ये SRK, इनके साथ सलमान खान फिल्म, इनके साथ इनका एग्रीमेंट होता है। उसके बाद चलिए ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या ये आत्महत्या रोकी जा सकती थी किसी तरीके से? हाँ सर, रोकी जा सकती थी। क्या, कैसे रोकी जा सकती है? सर इसका कारण ये है कि वर्तमान समय में क्या है सर कि मतलब आजकल काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि मतलब इंसान अपने काम पे ध्यान देता है, वो अपने सामाजिक रिश्ते और जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जिसमें वो जो मतलब गांव परिवार और जहाँ वर्तमान में कार्यरत है, वहाँ पे वो कुछ मतलब अपने संबंधों पे मतलब रिश्तों में अगर मजबूती होती तो इसको रोका जा सकता था। हो सकता था सर। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आपका पूरा नाम क्या है? सर मेरा नाम सुनील बिश्नोई है। तो आप बिश्नोई हैं? तो बिश्नोई धर्म के जो प्रवर्तक थे जाम्बोजी, उन्होंने 29 शिक्षाएं दी थी ना उन्होंने? हाँ सर। उनमें से आपको कितनी याद है? सर अभी मैं आपको मतलब ज्यादा से 10 बताता हूँ। चलो बताइए। पहले सुबह उठ के स्नान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हवन करना चाहिए, महिलाओं का मासिक व्रत पालन करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, जीव जंतु के प्रति दया रखना चाहिए। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको गर्व है कि आप बिश्नोई हैं इस बात का? हाँ सर, मुझे गर्व है क्योंकि अगला सवाल, किन्हीं 2 महिलाओं के नाम बताइए जो वृक्षों की या वनों की सुरक्षा से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। जो सर एक अमृता देवी और दूसरा अपना, ये अमृता देवी क्या राजस्थान से हैं? हाँ सर, अमृता देवी राजस्थान की जोधपुर से। अच्छा, और दूसरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जो उनके भी नेतृत्व में उत्तराखंड में। चलिए कोई नहीं, आगे। अच्छा आप बीकानेर से हैं आप, तो बीकानेर के निवासियों की आपकी नजर में क्या विशेषता होती है, मतलब कुछ यूनिक चीज होती है उनमें? हाँ सर, यूनिक चीज है। बताइए क्या होती है? सर हमारे बीकानेर के लोग हैं वो बहुत ही मतलब भोले वाले और बहुत ही भोले वाले तो पूरे सब राजस्थान के लोग ही भोले वाले हैं, बीकानेर के भोले वाले लोग ज्यादा होते हैं। हाँ सर, नहीं जो हाँ मैं मानता हूँ कि सभी होते हैं,
बट हमारे विष्णु में मतलब सॉरी हमारे जो यहाँ पे बीकानेर के निवासी है बहुत ही सर मतलब सपोर्टिव नेचर के होते हैं और साथ में मतलब छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं वो लोग। जैसे शाम को पाटे पे बैठ के गपशप करना और जितने भी राजनीतिक गलियारों की बात है और जितने भी आए तो क्या क्या चीजें उसको देखनी चाहिए सर। हमारे यहाँ तो है मतलब ज्यादा तो पर्यटन स्थल नहीं है, फिर भी कुछ पर्यटन बीकानेर में पर्यटन स्थल नहीं है, मतलब है ज्यादा नहीं है बट कुछ पर्यटन स्थल है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे जूनागढ़ फोर्ट है और हम तीर्थ यात्रा में सबसे बड़ा कपिल मुनि सरोवर है और हमारे करणी माता जी का जो देश में इसमें मंदिर है शिव का मंदिर, वो विश्व प्रसिद्ध है। ये करणी माता जो है ये कौन से किन राजाओं की मतलब कुल देवी थी? सर ये राठौड़ों की कुल देवी थी, जो जोधपुर के बीका हमारे बीकानेर के। और भी बीकानेर की कोई बहुत फेमस चीज है क्या जो पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में फेमस है? हाँ सर, रसगुल्ला और गुजिया। तो इसके लिए क्या उनको कुछ विशेष चीज कुछ टैग वगैरह भी मिला हुआ है? हाँ सर, जीआई टैग मिला हुआ है। क्या होता है जीआई टैग? तो जीआई टैग सर भौगोलिक संकेतक वो होता है जो किसी स्थान विशेष पर वहाँ की जो स्थानीय दशाएं होती है वो सर इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वो चीज वहीं पे सर बन सकती है, वैसे कहीं और दूसरी जगह नहीं बनती। तो ये खाली बीकानेर के रसगुल्लों को ही मिला हुआ है या कोई और भी चीज को मिला हुआ है बीकानेर की? तो बीकानेर के रसगुल्ले भी मिला हुआ है। चलिए ठीक है। चलिए अब अगला सवाल एक फिर से एक सिचुएशनल सवाल है, थोड़ा ध्यान से सुन के आप जवाब दीजिएगा सोच समझ के। मान लीजिए कि आप एक एसडीएम सेलेक्ट हो गए आप और आपकी नियुक्ति कर दी गई गंगानगर हो गई है जहाँ आपका ससुराल भी है। आपके रिश्तेदार आपसे एक जमीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं जो डिस्प्यूटेड जमीन है, तो इस काम के लिए आपकी पत्नी का भी आप पे दबाव है, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आगे परिस्थिति में जो भी सरकारी नियम है, जो भी मतलब भूमि से संबंधित नियम है, उनको सबसे पहली नजर में देखूंगा कि हाँ इस चीज में कोई गुंजाइश नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ कि डिस्प्यूटेड जमीन है। हाँ, तो मैं इसके लिए मेरी बीवी को सर्वप्रथम समझाऊंगा कि देखो ये चीज है, ये चीज पूरी मतलब कानूनी रूप से पूरी गलत है और इसमें मतलब आपको मेरा समर्थन करना चाहिए। और अगर मेरी बीवी मेरा समर्थन, वो तो ये बोलते कि नहीं मैं तो समर्थन नहीं करूंगी, मेरे तो भाइयों की जमीन है और इसको तो करवाना ही पड़ेगा आपको, तो आप किस लिए एसडीएम बने हैं फिर, तो क्या करेंगे आप? तो मैं उनको समझाऊंगा। अगर नहीं समझ तो रही नहीं है ना, समझ नहीं रही वो, फिर क्या करेंगे? मैं अपने जो उच्च अधिकारी है उनको इससे संबंधित अवगत कराऊंगा कि इससे मेरे नहीं, आपको अवगत कराने की जरूरत क्या है, आप तो मना ही कर सकते हैं ना सीधे। हाँ, मतलब वो अब ये भी काम है कि वो लोग मेरे पास लेके आएंगे तो प्रथम दृष्टि मेरे पे सर मेरे घर की मतलब जो मैडम है उनका भी सपोर्ट मतलब प्रेशर रहेगा अपना। इससे अच्छा है कि मेरे उच्च अधिकारी को इस चीज से अवगत करा, ये चीज मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है। चलिए आपने अभी तक आरएएस की एग्जाम दी है, कोई और भी एग्जाम दिए है आपने? हाँ सर, मैंने तो काफी एग्जाम दिए सर, इंजीनियरिंग से संबंधित भी काफी एग्जाम। अभी हाल ही में आपने कौन कौन से एग्जाम दिए बताइए? सर हाल ही में मैंने एग्जाम दिया, सब इंस्पेक्टर का दिया था। अच्छा, सब इंस्पेक्टर का? कौन, राजस्थान पुलिस का? हाँ, राजस्थान। चलो आप ये बताइए राजस्थान पुलिस का जो टैग लाइन क्या है? राजस्थान पुलिस की टैग लाइन क्या है? हाँ सर, अपराधी में डर, आमजन में विश्वास। कुछ संस्कृत में भी लिखा है क्या टैग लाइन में? संस्कृत में मैं अभी एक बार रिपीट कीजिए, क्या क्या बताया आपने? सर अपराधी में डर, आमजन में विश्वास। अपराधी निडर? नहीं सर, अपराधियों में डर, आमजन में। अच्छा। और आमजन में विश्वास। अच्छा, चलिए सुनील जी, आप ये बताइए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी 5 क्वालिटीज है जिनके कारण हम आपका चयन एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कर लें? ऐसी कौन सी 5 क्वालिटीज है आपके अंदर? मेरी सर्वप्रथम जो क्वालिटी है वो ये है कि मैं सर पूरी जो भी चीजें हैं उनमें पूर्ण मतलब सत्य परख के हिसाब से डिसीजन लेता हूँ। आप 5 मुझे ऐसे बताइए, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वालिटी मेरे अंदर है जिसलिए मुझे आप एसडीएम बनाए या कुछ मतलब सिलेक्शन करें मेरा। 5 क्वालिटी आप मेरे को लाइन से 5 बताइए।
हाँ सर, मैं मतलब जो प्रथम मेरी जो क्वालिटी है वो है सर, मैं पूरा तथ्य परख और उनकी जांच के बाद में कोई भी निर्णय लेता हूँ। दूसरा, मैं एक बेहतरीन अपने आप से टीम लीडर समझता हूँ। नेतृत्व क्षमता हो गई दूसरी आपकी तो। हाँ सर, तीसरी है कि मैं अपने अधीनस्थों के साथ एक मधुर संबंध कायम रख सकता हूँ। और चौथी चीज है कि मैं जितने भी मेरे नहीं, तो आप अपने अधीनस्थों से मधुर संबंध रखेंगे तो उसका क्या फायदा होगा प्रशासन में? सर, उसका फायदा ये होगा कि जैसे जो आजकल बहुत ज्यादा हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, या फिर मतलब तो उससे भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? सर, ये है कि मैं अपनी पूर्ण निष्ठता अगर अपने कार्य में दिखाऊंगा तो उनको भी प्रेरित करूंगा। अगर उनको कोई मानसिक दबाव है तो मैं उनके अगर टच में कंटिन्यू रहूंगा तो चलो, तीन क्वालिटी हो गई आपकी। 2 क्वालिटी और बताइए आप। तो जो चौथी क्वालिटी ये है कि मैं जनता को ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी सेवाएं और सुविधाएं, जो योजनाएं हैं, उनको मैं उन तक पहुंचा पाऊंगा। और 5वीं चीज ये है कि मैं किसी भी जो तुरंत मुझे जरूरत पड़ी कि इस चीज में मेरे उच्च अधिकारियों को संपर्क करना चाहिए, इस चीज में मैं अपने आप को स्टेट को बताऊँ। चलो, आपने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियर है आप, तो ये बताइए आपकी जो इंजीनियरिंग है उसका आप प्रशासन में किस प्रकार से उपयोग करेंगे? क्या आपके लिए हेल्पफुल होगी ये इंजीनियरिंग जो है, वो प्रशासन में हेल्पफुल होगी आपके लिए? हाँ सर, मैं वैसे तो एक स्पेशलाइज सेक्टर से मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, फिर भी लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि वर्तमान में हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर में हम लोग हमारे प्रशासनिक सेवा में उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी मतलब जब निरीक्षण का दौर हो, कहाँ पे जो भी कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, और बन रही है, या फिर सरकारी वाहनों का उपयोग है, उसमें भी यूज हो सकता है। और साथ में ये भी है कि जो इंजीनियरिंग में तर्क क्षमता होती है, जो वहाँ पे ज्यादा तर्क क्षमता को जोर दिया जाता है और कुशलता को जो जोर दिया जाता है। मतलब आपके हिसाब से जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो उनमें तर्क शक्ति नहीं होती है? नहीं सर, होती है, बट कम होती है उनमें, इंजीनियरिंग के छात्रों से कम होती है। हाँ सर, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो आप मानते हैं इस बात को? सर, मैं मानता नहीं हूँ। मैं एक जो प्रोसेस रहता है इंजीनियरिंग में, उसमें तर्क शक्ति पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है और उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। क्योंकि आप एक सामान्य तो बन गए, लेकिन आप एक विशेषज्ञ पहले से हैं, ये आप इंजीनियरिंग में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, एक लाइन है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ये लाइन किसने कही है? किसी ने कही है ये लाइन? हाँ सर, सही है, लेकिन अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए, विवेकानंद ने ये लाइन कही है, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? मतलब सर, ये है कि जो अपने सामने जो चुनौतियां हैं उसमें संघर्ष करने से आपके अंदर क्षमता या आपके अंदर सामर्थ्य सर बढ़ता जाता है। अगर आप चुनौतियों से भागते रहोगे तो एक मतलब मृत शरीर के समान है, वो आपको इतनी मतलब आपके दबाव डालती जाएगी, आपके चारों तरफ की जो ताना बाना है उसको पूरा उलट कर सकते। और इसका कुछ एग्जाम्पल से आप समझाना चाहेंगे इस बात को? सर, इसका है एग्जाम्पल में अगर आज देखना चाहूँ कि जो वर्तमान में हम देखते हैं जितने भी आज हमारी जो प्रतिष्ठित सेवाएं हैं, जिसके प्रशासन प्रतिष्ठित सेवा में RS अधिकारी हो गए, IAS अधिकारी हो गए, उनके वर्तमान में जनप्रतिनिधियों का दबाव, जनता का दबाव, क्योंकि आजकल टेक्निकल जो प्रोसेस है वो भी प्रशासन में बढ़ रहा है, जिससे कि जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो रही है, तो वो हर मुद्दे उठाती है जो राजनीति करती है। चलिए, आगे अगला सवाल ये है कि जो कोरोना महामारी फैली हुई है अभी, तो क्या आप उसके लिए चीन को जिम्मेदार मानते हैं? मैं एक सीमा तक मानता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि कुछ चीजों में चीन में जो एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे है, वहाँ पे कुछ जो उनसे सूचनाएं मांगी गई थी, उनमें चीन ने आनाकानी की और कुछ सत्य छुपाए, तो इससे कहीं न कहीं ये चीज इशारा होती है कि ये चीज एक चीन के द्वारा ही नहीं, आपको क्या लगता है कि ये चीन की सोची समझी साजिश थी पूरे वर्ल्ड में इसको महामारी को फैलाना, या कुछ गलतियां चीन ने की है बस? सर, मैं इसको एक सीमा तक मानता हूँ कि कुछ गलतियां चीन से हुई है। मतलब आप इस बात को नहीं मानते कि कोरोना महामारी का मूल कारण चाइना है, ऐसा नहीं मानते आप? सर, मैं ऐसा नहीं मानता। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि लॉकडाउन हट गया है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
आपके नजरिए से क्या ये सही निर्णय लिया है सरकार ने अनलॉक करने का, जबकि कल भी 18,000 से अधिक पॉजिटिव केस मिले हैं? तो आपके नजरिए से क्या ये उचित है या क्या हमें करना चाहिए था? सर, जहाँ तक मैं अभी जो भारत का जो पूरा जननांगीय भूमिका है और वर्तमान में जो हमारी आर्थिक स्थिति है, उसके आधार पे मैं अगर सोचता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि ये सरकार के द्वारा लिया गया नहीं है, उचित है। क्योंकि हमारे जो, लेकिन आप एक बात बताओ, जब 400, 500 या 1000 केस आ रहे थे तब हमने पूरे इंडिया में लॉकडाउन कर रखा था और अभी 18,000 केस एक एक दिन में आ रहे हैं, तो क्या फिर से लॉकडाउन नहीं लगा देना चाहिए? सर हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है कि लोग इसके प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है लोगों के द्वारा। नहीं, इससे पहले आपने कहा कि नहीं अच्छा किया हटा दिया, तो अभी आप कह रहे हैं कि लगा देना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है? पूरा क्लियर स्टैंड बताइए आपका क्या है इससे। सर मेरा स्टैंड ये है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें और इकोनॉमी को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान का सामना कर रहा हूँ। चलिए, ऐसे कोई 2 सुधार ऐसे बताइए जो अभी तक नहीं हुए हैं कोरोना को लेके, और आपके नजरिए से ऐसे 2 कुछ सुधार और किए जा सकते हैं। सर पहला सुधार तो ये है कि मैं सर मतलब सार्वभौमिक टेस्टिंग पे जोर देना चाहिए। जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनकी रैपिड टेस्टिंग का जोर देना चाहिए, जो शायद सरकार नहीं कर पा रही। तीसरा चीज ये है कि हमें लोगों को ऐसे ऐसे कार्यों को कदम चलाना चाहिए जिससे वास्तव में लोगों के अंदर ये चीज बैठे कि हाँ चलो ये चीज कोरोना बहुत ज्यादा नुकसानदायक और साथ में हमारे लिए एक आर्थिक जीवन है। आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि कोई ऐसा नियम या कानून बनाना चाहिए जिसके अंदर अगर कोई आदमी लापरवाही करता है, जैसे अभी आपको पता है कि कल भीलवाड़ा में एक जगह एक शादी में 50 लोगों की परमिशन लेके और 250 लोग शादी में शामिल हुए और उनमें 12 लोग पॉजिटिव हुए। तो ऐसा कुछ कानून नहीं बनाना चाहिए कि मतलब ऐसे लोगों को सजा मिले जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? हाँ सर, ऐसा कानून हम पहले से महामारी एक्ट से बना चुके हैं। उसमें सबसे जरूरी हमारे लिए ये हो गया है कि सर हम जब तक लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक नहीं कर पाए, लोग इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। कानून एक हद तक काम करेगा, यहाँ पे अगर वो कुछ उल्लंघन करेंगे तो वहाँ पे उनसे कुछ फाइन चार्ज करके उनको रोका जा सकता है। पर मेरे हिसाब से सर ज्यादा से ज्यादा जागरूक ऐसे कार्यक्रम चलाना चाहिए जिनसे उनको लोगों को वास्तव में इसका पता पड़े कि हाँ कोरोना इतना खतरनाक है और हमारे लिए आर्थिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, सामंजस्य बिठा सके। अच्छा, ये बताइए, अभी हाल ही में बाबा रामदेव ने कुछ दवाई बनाई है कोरोना के लिए, क्या नाम है उस दवाई का? कोरोनिल। तो ये दवाई जो बनाई है, आपको क्या लगता है कि इस दवाई से कोरोना ठीक हो जाएगा? सर मतलब अगर मैं सरकारी संस्थाओं की तरफ से जाता हूँ, जो जांच एजेंसी है उनके अकॉर्डिंग ये इसको जो बनाने की प्रक्रिया है या इसको जो टेस्टिंग का है, तो इससे ये पूरा मतलब खरी नहीं उतर पाई है। ऐसा किसने कहा कि खरी नहीं उतर पाई है? जो सर जितना भी जांच एजेंसी है, जैसे कि जांच एजेंसियों के नाम बताओ आप। तो ड्रग जो हमारे इंडिया के अंदर केमिकल ड्रग कंट्रोल एजेंसी है, तो उनके द्वारा जो जांच की गई है, तो आपके हिसाब से इस दवा को बैन कर देना चाहिए? सर मतलब मैं तो सर क्या कहूँगा कि इससे तो उन्होंने बैन किया है इस चीज को। नहीं, एक बात बताओ, बाबा रामदेव की तो और भी सैकड़ों दवाइयाँ हैं, उसी के क्रम में बाबा रामदेव ने एक दवाई और बनाई है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा और ये निश्चित रूप से कोरोना को रोकेगी, ऐसा बाबा रामदेव कह रहे हैं। तो इस दवाई को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर सरकारी जो जांच एजेंसी हैं उनके पैरामीटर पैमानों पे अगर खरी नहीं उतरती तो मेरे साथ बैन करना चाहिए। चलिए, अगला सवाल कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इनके बारे में जानते हैं आप? हाँ सर। तो इनमें अंतर क्या होता है? जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें सर मेन ये रहता है कि ये जिस भी मतलब जो व्यक्ति विशेष है उसको पूरा अधिकार रहता है इसका, और इससे ही पूरा कर वसूल किया जाता है।
इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो किसी व्यक्ति विशेष पे अधिभार ना रहे, किसी दूसरे मतलब व्यक्ति पर क्या अधिभार रहता है। जैसे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं आप इसको? हाँ सर, जैसे इनकम टैक्स हो गया तो ये इनकम टैक्स क्या इनडायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा। और जीएसटी वो इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, चलिए अगला सवाल है कि यरूशलेम का नाम सुना है आपने? हाँ सर। यरूशलेम के बारे में आप क्या जानते हैं? यरूशलेम है सर बहुत ही एक मतलब ऐतिहासिक स्थान है और साथ में एक धार्मिक स्थान भी है जिसमें यहूदी, ईसाई और मुस्लिम लोगों के लिए। अच्छा ये बताइए, दिसंबर 2019 में एक बार फिर यरूशलेम चर्चा में आया, इसका क्या कारण था? तो कारण ये था कि अमेरिका के द्वारा सर उसकी जो यरूशलेम को जो राजधानी है वो मतलब जो अपना मतलब दूतावास है उससे हटा के उन्होंने किसकी राजधानी नहीं, किसकी राजधानी माना गया उसको? सर उसको इसकी इजराइल की राजधानी। इजराइल की? इजराइल या फिलिस्तीन? फिलिस्तीन की। चलिए अच्छा ये बताओ, अभी हाल ही में भारत और चाइना के बीच में एक घाटी चर्चा में रही जहाँ पे कुछ सैनिकों की झड़प हुई, कौन सी घाटी थी वो? गलवान घाटी। अच्छा, वहीं गलवान घाटी की जब चर्चा हुई तब एक चीज की और चर्चा हुई थी, उसका नाम था DBO। ये क्या है DBO? डेल्टा ब्रेवो ऑस्कर, DBO। ये DBO क्या है? मुझे इस बारे में कोई है मैं इस चीज से अभी नहीं बता, याद नहीं आ रहा आपको? दौलत बेग ओल्डी, इसका नाम सुना है आपने? हाँ सर, दौलत बेग ओल्डी। क्या है ये? क्या सर ये हमारा इंडिया का लास्ट पॉइंट है सर, LAC का लास्ट पॉइंट है ये। हाँ सर, जहाँ पे मतलब जो हमारा आखिरी गांव है जहाँ पे हमारी सीमा। नहीं इसके तो बहुत ऊपर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर तो दौलत बेग ओल्डी से भी ऊपर है। आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में? कोई बात नहीं। चलो अगला सवाल कि आपकी नजर में भारत की जो विदेश नीति है वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके आने के बाद आपको क्या लगता है कि विदेश नीति में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? सर विदेश नीति में सर काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जैसे सर ये है कि जो हमारे जितने भी पहले जिन देशों के साथ हमने संबंध नहीं बनाए हुए थे उनके साथ हमने हमारे संबंधों को बहुत तेज गति से बढ़ाया है आगे। जैसे सर हमने फिलिस्तीन को काफी टाइम पहले कर रखा था, तो उसके साथ हमने हमारे संबंधों को आगे किया है। और साथ में विश्व के जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो विस्तृत एरिया है, वहाँ पे भी भारत ने अपनी जो स्पष्ट राय है वो सबके सामने रखी है। और साथ में हमारे जो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे नेतृत्व भी किया। नहीं आप तो पॉइंट्स के हिसाब से बताना चाहें तो कुछ 2-4 पॉइंट बताना चाहेंगे आप? पॉइंट्स के अनुसार मैं भी नहीं बता पाऊंगा। चलिए अगला सवाल पूछूं। धारा 370, धारा 370 को हटा करके जो भारत सरकार है और वो कश्मीर के जो लोग हैं उनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ी है, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं सर, मैं सहमत हूं। कैसे? नहीं कश्मीर में तो बहुत बवाल हुआ था, बहुत सारे लोगों को नजरबंद भी किया गया, बहुत दंगे हुए, बहुत कुछ कई दिनों तक सब कुछ बंद रहा वहाँ। तो आपके हिसाब से अच्छा हुआ ये धारा 370 हटी तो? हाँ सर, मेरे हिसाब से। कैसे आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई ऐसे करूँगा क्योंकि सर्वप्रथम अगर मैं एक संवैधानिक दृष्टि में देखता हूँ तो वहाँ पे जो हमारा एक राष्ट्र नीति है, तो एक राष्ट्र नीति से जमीन सबसे पूरा अलग अलग था। वर्तमान में जो हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया, भारत सरकार के जो भी निर्णय है वो तुरंत वहाँ पे तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। अच्छा, हमारे देश को आजाद हुए तो 60 साल से भी ज्यादा हो गए, लगभग 68 साल हो गए मान लो आप। तो फिर भी हम लोग मतलब इतनी सारी सरकारें आई, किसी ने भी धारा 370 को नहीं हटाया, लेकिन इस सरकार ने हटाया। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या ये सरकार मतलब हिंदुओं के पक्ष में वाली सरकार है, ऐसा आपको लगता है? सर ऐसा नहीं कह सकता कि सर हिंदुओं के पक्ष में सरकार है। ये एक
राजनीतिक पार्टी जिसके एजेंडे में रहा है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम और इनके एजेंडे में क्या था? क्या इनके एजेंडे में अयोध्या मंदिर का था। तो बना दिया उन्होंने? मतलब उसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कहाँ तक बात बढ़ी है? कहाँ तक बात बढ़ी है उसमें, उस मामले में? उसमें है कि जो सेपरेट जगह है वो उनके अयोध्या मंदिर के लिए उनको मिल गई है। नहीं, मैंने तो हाल ही में सुना है कि वहाँ भूमि पूजन भी होने वाला है शायद। क्या सर? वहाँ पे जो मंदिर बनाने के लिए जो जमीन है उसका पूजन भी होने वाला है या हो गया है? तो सर मैं अभी जानकारी नहीं है मेरे। चलिए, आज आपको आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसका आपका इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत? हिस्ट्री में सर? हाँ सर। तो ये बताइए कि जो इतिहास है उसका दर्शन क्या है? हर सब्जेक्ट का एक फिलोसफी होती है ना। हिस्ट्री की फिलोसफी क्या है? हिस्ट्री का दर्शन क्या है? सर मेरे हिसाब से हिस्ट्री की जो दर्शन है वो मूलतः इस बात पर निर्भर करता है कि जो भी हम मतलब एक हमारा जीवन जीते हैं, जो घटनाएं होती है उन घटनाओं को हम इस प्रकार से क्रमबद्ध को जोड़ते हैं जिससे हम हमारे जो पुराने जीवन की जो चीजें हैं, जैसे हमारी जीवन शैली, जो हमारे लोगों के संबंध। नहीं, दर्शन एक्चुअली दर्शन आप तो पूरी थ्योरी बता रहे हो। मतलब एक खाली जैसे एक लाइन होती है किसी भी चीज के बारे में, जैसे आपके जीवन का भी कुछ दर्शन होगा। जैसे इतिहास का दर्शन क्या है वो जानना चाहता हूँ। मतलब इतिहास अपने आप को पूर्ण दोहराता है। यस, वेरी गुड। और आपके जीवन का दर्शन क्या है? सर मेरे जीवन का दर्शन ये है कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं इस धरती माँ और समाज के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित रहूंगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारी तरफ से आपको